हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है जी आप सबका। तो स्टॉक स्टोरीज के नेक्स्ट एपिसोड में स्वागत है। आज का जो एपिसोड है वो बेसिकली बजाज ऑटो जो है उसके रिजल्ट को डेडिकेटेड है। इसमें हम बजाज ऑटो के रिजल्ट के एनालिसिस करेंगे, क्योंकि स्टॉक के बारे में हमें एक दो दिन पहले ही बात की थी। फिर इसके नतीजे आए और फिर मतलब कि 20 को नतीजे आए और 21 को ये स्टॉक मार्केट में चला, मतलब कि 100 150 120 भी ऊपर गया था, फिर हरे निशान में ही बंद हुआ। तो मैं चाहता था कि अगर आप लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, कि काफ़ी व्हाट्सएप वगैरह भी आ रहे हैं इसके रिगार्डिंग, तो हम इसके रिजल्ट में डिटेल में बात कर ही लें। तो ये जी बजाज ऑटो का रिजल्ट है अपने सामने, जो स्टॉक एक्सचेंजेस को ये भेजते होते हैं वहीं से हमने उठाया। तो चलते हैं, शुरू करते हैं जी बात। सारा आप भी अच्छे से एंजॉय करें, देखें कि कैसे होता है। यहाँ हमारे जो काम की मतलब कि जो बात है वो डिविडेंड की है। पहले इसे पढ़ते हैं क्या लिखा है। इन्होंने लिखा है, बोर्ड एट द मीटिंग ऑन 21 फरवरी 2020 हैड डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड ऑफ 120 रुपए पर इक्विटी शेयर, 1200%। क्योंकि 10 रुपए की फेस वैल्यू है भाई, 1200% डिविडेंड कहता है हमने फरवरी में ही डिक्लेयर कर दिया था, मतलब जब तीसरे क्वार्टर के नतीजे आए होंगे तब। तो ये इंटेरिम डिविडेंड है। इंटेरिम डिविडेंड इसी को कहते हैं बेटा, जो साल फाइनेंशियल ईयर जैसे चल रहा है ना अभी। जब देखो अप्रैल टू मार्च फाइनेंशियल ईयर होता है, फरवरी में अगर साल के बीच में ही डिविडेंड कहीं दे दें तो उसे इंटेरिम ही कहते हैं। एक डिविडेंड होता है साल एंड होने पे, 31 मार्च आने पे उसके बाद जो डिक्लेयर किया जाता है उसे फाइनल कहते हैं। तो ये इंटेरिम डिविडेंड था 120 रुपए का। कहता है विच वॉज पेड टू ऑल द एलिजिबल शेयर होल्डर, 9 मार्च तक उसकी भुगतान भी कर दिया गया था। डायरेक्टर रिकमेंडेड फॉर द कंसिडरेशन ऑफ शेयर होल्डर एट ensuing AGM above referred interim dividend as final dividend for the year। भले इन्होंने एक बात क्लियर कर दी कि अब आप हमारे से और डिविडेंड की उम्मीद ना रखें, जो डिविडेंड वहां हमने दिया था उसे ही फाइनल डिविडेंड मान लिया जाए। बात भी ठीक है। अब कोविड ने बड़ी से बड़ी कंपनियों को हिला दिया है, तो कंपनी वैसे साउंड है, आपने देखा, अभी आपने बैलेंस शीट अभी देखनी है। पर यार कैश को क्यों डिस्ट्रीब्यूट करना, और 120 रुपए साल भर के अंदर डिविडेंड कोई बुरा नहीं है भाई। एक बात बताता हूँ, वैसे तो ये शेयर हमने उस दिन चार्ट देखे थे, काफी ऊपर भी गया था 3000 से। मान लो अगर किसी ने इसे 3000 रुपए पे खरीदा हो और 120 रुपए आपको डिविडेंड दे रही है कंपनी, ये 4% होता है बेटा। आजकल जो एफडी का रेट है ना वो 6% के आसपास आ गया कई बैंकों में। तो एक तो आपको एप्रिसिएशन अच्छी ऑफर हो सकती है स्टॉक में, और डिविडेंड के तौर पे जो रिटर्न मिल रही है जिसे हम डिविडेंड यील्ड कहते हैं, काफी बढ़िया भाई। और भी डिविडेंड के बारे में बात बताऊंगा आज, इसके रिजल्ट का अच्छी तरह निचोड़ निकालना हमने, तो पूरी वीडियो देखना एंड तक। बहुत सही सही बातें हैं जो हमने करनी है। तो देखते हैं जी और आगे क्या है। बाकी उसने लिखा कि हमारी जो एनुअल जनरल मीटिंग है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होगी, उसकी डेट वगैरह बताइए। चलो इसमें हमें कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है इस वक्त, हाँ जब एजीएम होगी तब बात करेंगे। तो इन्होंने लिखा, इन व्यू ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक द सर्कुलर, ये वो सारा आपको पता ही है यार। तो अब इसके बाद जब हम आगे आते हैं, वो रिजल्ट्स जो हमें यहाँ दिए हुए हैं, इसको मैं इस फाइल में लगा लेता हूँ, यहाँ ज्यादा ठीक रहेगी विजिबिलिटी। ये देखें सर, ये आगे जी रिजल्ट। तो इसको पहले आपने मेरे साथ ये देख लेना है कि यहाँ इन्होंने कहा है कि ये स्टैंड लोन रिजल्ट है। स्टैंड लोन पता है ना, जो वीडियो शुरू से देख रहे हैं, कि बजाज ऑटो की जो सब्सिडरियां हैं, एसोसिएट्स हैं, और जो उनके ज्वाइंट वेंचर्स हैं, उन सबको इग्नोर करके खाली बजाज ऑटो के रिजल्ट्स हैं ये। तो स्टैंड लोन रिजल्ट्स के और डिटेल में चलते हैं बेटा। अब देखते चलो क्या क्या बताया है यहाँ पे। यहाँ पहले आपको यहाँ इंफॉर्मेशन मिल रही है क्वार्टर एंडेड, फिर ईयर एंडेड। अब क्वार्टर एंडेड में देखो, ये तिमाही जो 3 महीने, जनवरी, फरवरी और मार्च, लास्ट क्वार्टर, और उससे बिल्कुल पिछला क्वार्टर कौन सा होगा वो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। मतलब समझे, मतलब दिस इज Q4 और ये आपका Q3 है। और अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो ये पिछले साल का Q4 भी यहाँ रखा आपके लिए। मतलब कि आप ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन भी कर सकते हैं और क्वार्टर दर क्वार्टर भी कर सकते हैं। लो देखें सेल्स इन नंबर, तो इन 3 महीनों में इन्होंने जो सेल निकाली है वो 991961, मतलब कि तकरीबन 9,91,000 के आसपास व्हीकल्स जो है वो सेल हुए। और जो पिछले 3 महीने थे जो दिसंबर में एंड हुए थे तब 12 लाख से ज्यादा थी। वजह सबको पता है, तो ज्यादा बताने की जरूरत नहीं कि क्यों ऐसा हुआ। सर वजह है कोविड-19, क्योंकि अब लॉकडाउन ही हो गया था, तो उसमें फिर कंपनी उस पीरियड में कैसे सेल निकालती। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं।
तो लास्ट के मार्च का महीना आपको पता ही है कि काफी खराब रहा है, तो उस वजह से सेल में इतना डिप तो है। बाकी अगर हम देखें कि सर जो पिछला साल था, मतलब कि पिछले साल का जो Q4 था, उसके मुकाबले भी नेचुरल है हम वीक हैं यहाँ। अब जो ईयर वाइज कंपैरिजन है उसको देखें। ईयर वाइज यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ इनका 50,19,503 के आसपास है, इस साल कमी है, तो वॉल्यूम में तो कमी है, बिल्कुल सही बात। अब रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स, मतलब सेल रेवेन्यू बेसिकली, इस क्वार्टर में सेल जो हुई है ये रुपी इन करोड़ है, ध्यान रखना। 6610 करोड़ की सेल निकाल गए। दिसंबर वाले क्वार्टर में 7436 थी, पिछले साल सेम मार्च वाले क्वार्टर में 7225 थी। तो सेल में भी गिरावट वॉल्यूम के साथ आएगी। उसके बाद हमारा यहाँ अगर देखें तो सेल ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो कंपेयर करें, पूरे 12 महीने को पिछले साल के साथ कंपेयर करें, तो सेल में गिरावट कोई ज्यादा नहीं दिखती है आपको, क्योंकि 29,111 करोड़ और पिछली बार 29,567। अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यूज भी हैं, अदर इनकम्स भी हैं, ये इनकी है जी टोटल इनकम यहाँ पे इतनी। ठीक है जी, हल्की फुल्की गिरावट जो पूरे 12 महीने के साथ कंपेयर करेंगे, क्वार्टरली बेसिस पे कंपेयर करेंगे तो गिरावट ज्यादा दिखेगी, बीइंग एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, आपको पता है। अब उसके बाद इनके खर्चे आ जाते हैं, जिसमें कॉस्ट और रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। अब रॉ मटेरियल इस क्वार्टर में कम कंज्यूम होगा क्योंकि वॉल्यूम कम है। यहाँ आप देख सकते हैं कि पिछले 3 महीने के साथ और पिछले साल के ये मार्च वाले पीरियड के साथ रॉ मटेरियल पे खर्चा कम है, क्योंकि जब गाड़ियां कम बनी, कम बिकी, गाड़ियां इन द सेंस वही पल्सर पुल्सर समझ रहे हो कि नहीं, और जो वेरिएंट्स आते हैं सारे। देन परचेज ऑफ ट्रेडेड गुड्स, मतलब कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं, एसेसरीज वगैरह जो ये खरीद के आगे बेच देते हैं, वो चीजें। देन चेंज इन इन्वेंटरीज, और इस तरीके से खर्चे दिए गए हैं। अब हमें यहाँ इन्होंने बताया कि जो हमारा प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम एंड टैक्सेस है वो इतना है, तो 1721,1671। ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से, इस क्वार्टर में पिछले वाले क्वार्टर से बेटर हो आप, और जहां पिछले साल थे यहाँ उससे भी बेटर हो। मतलब अभी कोविड-19 था, आखिरी कुछ दिन हम सेल नहीं कर पाए मार्च में, फिर भी हमारा नेट प्रॉफिट बेटर है। सर इनका मैनेजमेंट का भी अगर आप व्यू सुने, जो उन्होंने उसके बाद रिजल्ट पे थोड़ा बहुत जो मतलब डिस्कशंस होती है मीडिया में आती हैं, तो इन्होंने एक बात दिखाई कि भाई हमारी कुछ बाइक्स हैं जो सेम सेगमेंट में काफी एज कम्पेयर टू कम्पिटिटर हम प्राइस थोड़ा बेटर लेते हैं और कस्टमर को उसके बदले वैल्यू भी देते हैं, तो उनमें हमारा मार्जिन अच्छा है। तो मार्जिन इनके ग्रो किए हैं ओवर द पीरियड। ऐसा कुछ वो बता रहे थे कि भाई हमारी पर्टिकुलर, जैसे मान लो 125 सीसी है, 110 सीसी है, 100 सीसी है, तो उसमें जो महंगी वाली बाइक आती है वो इनकी है, और वो अच्छी इनकी मतलब कि उसमें मार्जिन होता, तो ये वजह हो सकती है कि प्रॉफिट जड़ा है वो अच्छा मेंटेन्ड है। पिछले साल के मुकाबले अगर देखेंगे तो यहाँ पे भी प्रॉफिट जड़ा है आपका बढ़ा हुआ है, पिछले 12 महीने के हिसाब से भी जब हम देख रहे हैं इस सारी चीज को। देन एक एक्सेप्शनल आइटम आती है, उसके बारे में नोटिंग भी दी गई है कि वो क्या है। 342 करोड़ के आसपास है, आगे हम नोट्स में पढ़ेंगे। कुछ इनका पुराना एक्साइज ड्यूटी का कुछ केस था, शायद ऐसा कुछ बताया गया कि सेटल हुआ है। देन उसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं। अब टैक्सेस वगैरह दिए गए हैं, फिर प्रॉफिट बताया गया है कि भाई टैक्स टुक्स लगने के बाद के प्रॉफिट की क्या हालत है। टैक्स लगने के बाद वाला प्रॉफिट भी इस क्वार्टर का पिछले क्वार्टर से और पिछले साल वाले क्वार्टर से बढ़िया है, ऐसे ही 12 महीने भी। तभी बेटा जब इसका रिजल्ट आया तो पता ही था कि मार्केट में अगले दिन इसमें अब आग लगेगी, बढ़ेगा शेयर भाई। पर बात ये होती है कि ऐसे में ना, ये नहीं है कि अब ये रोज ही 100-100 रुपए बढ़ना है, तो वहां मैं एडवाइस नहीं करता हूं कि भाई आप एक बड़ी क्वांटिटी वहां खरीद लें जब पता ही है कि बढ़ रहा है। थोड़ा वेट करें, हो सकता है कि नीचे खरीदने का मौका आपको मिले जब मार्केट में गिरावट आती है। स्ट्रेटेजी आपको बता रखी है कि 1/10 करके खरीद लो भाई। और आज तो एक और बात पता चल गई कि डिविडेंड भी अच्छा देती है कंपनी। ठीक है जी, और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जी इनकी अर्निंग पर शेयर है, जो इस क्वार्टर के हिसाब से 45.3 है, पिछली बार 43.6 थी, पिछले साल इतनी थी। पूरे साल की अर्निंग पर शेयर में भी अच्छी बढ़त है, 15 रुपए के आसपास की बढ़त इसमें आपको दिखाई दे रही है। तो बहुत ही बढ़िया भाई ये सारा, मतलब कि कोविड वाले पीरियड में भी रिजल्ट इस तरह शानदार दिख रहा है। उसके बाद जी हमारी बैलेंस शीट आ जाती है। बैलेंस शीट के अंदर आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट फिक्स्ड एसेट जिन्हें हम कहते हैं, कोई ज्यादा चेंज नहीं। कैपिटल WIP बड़ा है, तो जरूर कोई नया प्लांट वगैरह अंडर इंस्टॉलेशन या वो चल रहा होगा। देन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज में भी अगर हम देखें कोई ज्यादा चेंज नहीं है।
देन इंटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट 36.48 थे, वो थोड़े कम हुए हैं। ये मैं आपको एनालाइज करा देता हूँ कि ये क्या चीज़ होती है। ये देखिए इंटेंजिबल एसेट्स हैं, पिछले साल इतने थे, इस साल बड़े हैं। अंडर डेवलपमेंट इतने थे, इस साल कम हुए। जब वो डेवलप हो जाता है तो इधर शिफ्ट हो जाता है, मतलब पहले वो अंडर डेवलपमेंट है, अब जब वो बन जाएगा तो उसे इंटेंजिबल एसेट में लिखेंगे। तो नई कुछ टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये भी टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई कंपनी है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, तो इन्हें भी अपना काफी इनोवेशंस करनी पड़ती हैं। तो वो भी इधर मतलब कुछ कन्वर्जन हुआ है कि समथिंग विच वाज अंडर पाइपलाइन वो अब कन्वर्ट हो गई है। देन उसके बाद जो हमारे फाइनेंशियल एसेट्स में, इन्वेस्टमेंट्स में हल्का फुल्का चेंज है। देन हमारी इन्वेंट्री की तरफ दौड़ते हैं हम। इन्वेंट्री के मामले में अगर देखें तो थोड़ी सी बढ़त है एज कम्पेयर टू पिछला साल। उसका कुछ रीजन ये भी हो सकता है कि कुछ इन्वेंट्री शायद एंड में जो रह गई होगी नहीं सेल हो पाई, पर कोई टेंशन वाली वजह नहीं है वहां भी। देन हम इनकी इक्विटी एंड लायबिलिटीज देखेंगे कि इन एसेट्स में जो पैसा लगा वो आया कहाँ से। सर सबसे पहले आपको दिखाई दे रही है शेयर कैपिटल, जो कि बहुत ही छोटी है। अदर इक्विटी मतलब कि रिजर्व्स वगैरह जो काफी शानदार है। अब आप ये चिंता में ना पड़ जाएं कि भाई ये सर रिजर्व्स तो यहाँ ग्रो ही नहीं किए, रिजर्व्स तो यहाँ बढ़ने चाहिए थे, प्रॉफिट हुआ था। सर बहुत अच्छा डिविडेंड बांटा है कंपनी ने, अगर वो डिविडेंड ना देते तो ये रिजर्व्स काफी ज्यादा बढ़ जाते। डिविडेंड इंडियन कंपनियों के हिसाब से काफी अच्छा है। अभी तो भाई इन्होंने और दे देना था अगर कोविड ना हुआ होता। ये कंपनी डिविडेंड के मामले में सही है, काफी डिविडेंड देती है। देन उसके बाद और अगर हम आगे देखें तो नॉन करंट लाइबिलिटीज वगैरह ये सारी चीजें नॉर्मल सी, इनमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि बड़े अमाउंट की नॉन करंट लाइबिलिटी यहाँ दिखाई नहीं दे रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। क्योंकि हमारी इकोनॉमी आगे थोड़ी स्लो रहेगी, सबको पता है वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम आई है, तो हमें कोई भी ऐसी कंपनी में निवेश नहीं करना जिसपे बहुत बड़े बड़े उधार हों या जिसकी बहुत बड़ी बड़ी ऑब्लिगेशंस हो आगे जो उसे मेट करनी है। क्योंकि स्लो डाउन आएगा, सेल्स कम होंगी, उधारी कंपनियों में फंस जाओगे तो फिर या तो फिर पेशेंस ज्यादा रखना, फिर ये ना कहना मेरा तो स्टॉप लॉस हिट हो गया मैं जा रहा हूँ यार। ठीक है, तो अवॉइड करें अच्छे फंडामेंटल देख के। अगर आप, मैंने पहले भी बोला है कि अगर आप 20-25% पर एनम रिटर्न चाहते हैं तो ये अच्छी कंपनी आपको ये रिटर्न आराम से देंगी। और आगे बढ़ते हैं जी। करंट लायबिलिटीज हैं, वो आपको पता ही, रोज का लेन देन, जो रॉ मटेरियल वगैरह के पैसे देने हो तो उसमें कोई ज्यादा चिंता हमें होती नहीं है। अब जी इसके बाद इन्होंने हमें अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट दिखाया है। कैश फ्लो में ऑपरेशनल पार्ट हमेशा बहुत ध्यान से देखना चाहिए कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब कंपनी का काम धंधा, उसमें वो कैसा कर रही है। कंपनी के काम धंधे में अगर हम कैश फ्लो की बात करें तो इन्होंने लिखा नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स, मतलब टैक्स पेमेंट से पहले इतना बड़ा हुआ। अगर आप साथ में कंपैरिजन आपने मिस किया है तो मैं यहाँ दिखा दूं, ये पिछला साल होता है, प्रीवियस ईयर है हमारा, और ये इस साल की फिगर्स हैं, दोनों ऑडिटेड फिगर्स हैं। अब इसके बाद जी इसमें हमारा इनकम टैक्स वगैरह का झंझट जो है, सरकार को भी पैसे आपने देने ही है, आपको पता ही है। उसके बाद भी अगर आप देखें तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो मेरा काफी जबरदस्त है, बढ़ा है, मतलब अच्छी बात है। किसी भी कंपनी में अगर आप वॉरेन बफे वाली अप्रोच लगाएं, ये देखें, वो कहते हैं बाबा बड़े बड़े की जो एबिलिटी टू जनरेट कैश नहीं है तो पैसे ना लगाओ भाई। कैश जनरेट करती दिखनी चाहिए कंपनी, अपने बिजनेस मॉडल में से, काम धंधे में से दिख रही है सर। कैश अगर आप मोटा मोटा हिसाब भी यहाँ लगा रहे हैं तो 3861 है और वो 2489 है, तो अगर मैं ये लेके चलूं तो 1400 मैं लेके चलता हूँ, बेस पॉइंट 2400 रखता हूँ। सर देखिए जी 50% के ज्यादा आपने कैश जनरेट किया एज कम्पेयर टू पिछला साल। अभी तो आपका लास्ट वाला कुछ 20-25 दिन खराब भी हुए कोविड के कारण। देन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है, उसमें उन्होंने दिखाया कि हमने सब्सिडरीज में पैसा लगाया है, हमने कुछ इन्वेस्टमेंट्स बेची भी है। नेगेटिव ये है, ये पॉजिटिव चीज है, यहाँ से पैसा आ रहा है, फिर इन्वेस्टमेंट की, ये सब चलता रहता है। एक अच्छी कंपनी के बाद जिसके पास माया है, पैसा है, वो ये सब करेगी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में अगर देखें तो पॉजिटिव ही है, क्योंकि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में भी हमने एक सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट जड़ी है वो देखी। देन उसके बाद जो हमारी इन्वेस्टमेंट से इनकम वगैरह अगर आप देखें यहाँ पे, देखिए ना, ये सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट रिसीट है, पिछले साल भी था, पर परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट उससे बड़ा था, इस बार परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट छोटा है। देन उसके बाद जी यहाँ इन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट इनकम दिखाई है, जो कि काफी अच्छी डिविडेंड इनकम आ रही है इनको सब्सिडरीज से, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स में से। देन कुछ एडजस्टमेंट्स हैं, और हमारे पास पिछले साल यहाँ नेगेटिव था क्योंकि वहां हमने काफी इन्वेस्टमेंट की थी। इस साल हमने इन्वेस्टमेंट्स कम की हैं, बाकी रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट हमें आई है, तो यहाँ भी हमें पॉजिटिव मिला, अच्छी बात है, पॉजिटिव।
देन हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में देखिए सर कितना बढ़िया पॉइंट है, इंडिया की उधारी कंपनियों में ये चीज इतनी ज्यादा होती है, इंटरेस्ट एक्सपेंस इतना छोटा, इतनी बड़ी कंपनी के हिसाब से 2 करोड़ का इंटरेस्ट दे रहे हैं। ये तो हमारे चंडीगढ़ के कुछ लाला जी दे देते हैं जिन्होंने फैक्ट्रियां लगा रखी हैं यहाँ पे छोटी मोटी इंडस्ट्रियल एरिया में ही, उन्होंने बड़े बड़े लोन उठा रखे हैं भाई। देन उसके बाद सर अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये पैसा अपना स्टेक होल्डर्स में बांट देते हैं। डिविडेंड सर पिछले साल के मुकाबले बहुत ज्यादा दिए गए हैं, 5195 5195 बहुत बड़ा डिविडेंड होता है बेटा ये करोड़ में, क्योंकि आपने देखा ही 120 रुपए पर शेयर डिविडेंड दिया है। फिर उस पर लगता है कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, जो तकरीबन तकरीबन 20% होता है डिविडेंड का, तकरीबन तकरीबन, जिस तरह कि आपको यहाँ दिखाई भी दे रहा है, 20 से भी शायद आपको थोड़ा ज्यादा ही दिखाई देगा। यस इट इज ग्रेटर देन 20। ये सर बड़ी बेकार चीज है, बट हमारी इंडिया की सरकार लगाती है कि भाई कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, डिविडेंड बांटेगी कंपनी तो उस पर सीडीटी लगेगा। पर एक अच्छी खबर, अब बहुत ध्यान से सुनना, अच्छी खबर, फरवरी में जो बजट ये आया आपका, शुरू में जनवरी एंड कह लें या फिर, तो वहां हमारी जो ये फाइनेंस मिनिस्टर है उसने एक प्रपोजल रखा था कि कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स को अबॉलिश कर देंगे। मतलब कि अगर बजाज वाले यही डिविडेंड दे रहे हैं तो ये टैक्स नहीं लगेगा। तो इससे अब दो बातें हो सकती हैं, या तो कंपनी डिविडेंड इतना ही रखेगी, कैश ज्यादा आ जाएगा उसके पास, बच जाएगा पैसा, या कंपनी कहेगी चलो इसको भी डिविडेंड की तरह ही बांट देते हैं, हमारी बुक्स में से तो पिछली बार भी गया था, आज शेयर होल्डर के हाथ में चला जाएगा। अगला साल खासतौर पे ये जो 3 महीने है ना, अप्रैल मई और जून, ये काफी खराब जाने वाले ज्यादातर कंपनियों के, आगे शायद सुधार हो। तो अगर बजाज ऑटो डिविडेंड पिछला मेंटेन ना कर पाया, कोई बड़ा सरप्राइज नहीं बेटा, ऐसा हो सकता ना कर पाए, पर एक सपोर्ट ये आएगी कि अब सीडीटी नहीं है, मतलब कि जो आपने टैक्स के तौर पे देना था, अगर उस चीज को दोनों को मिला के हम डिविडेंड दे दें तो शायद हम यहाँ पे भी डिविडेंड ठीक ठाक दे सकते हैं। तो ये टैक्स अब हटा दिया गया है। और भी सुन लें, पर शेयर होल्डर के पास डिविडेंड टैक्सेबल होगा, मतलब शेयर होल्डर को अपनी इनकम में दिखाना होगा। पहले क्या होता था कि एक अमाउंट तक तो हम इंजॉय कर लेते थे, एग्जाम्प्ट ही रहता था, बहुत अमीर लोग जो होते थे उनको तब भी टैक्स लग जाता था। तो एक चेंज है जिसको मैं बहुत बार बार समझा रहा हूँ कि आजकल एफडी पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत खराब हो गए हैं। तो अगर कंपनियां जो कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स नहीं देंगी, वो पैसा भी आपको डिविडेंड की तरह दे दिया करें, या कुछ थोड़ा बहुत इंक्रीज दे दें, जैसे भी सिचुएशन बने आगे आने वाले कुछ सालों में, तो डिविडेंड यील्ड हमारे देश में सुधर सकती है। बट बेटा याद रखें कि जब डिविडेंड आपको मिलेगा तो आपकी आईटीआर में इनकम बनेगा, वो इनकम है वो। तो बैंक की एफडी का इंटरेस्ट भी तो इनकम होता है, उस पर भी तो टैक्स देते हो, तो वो कौन सा कोई एग्जम्प्ट होता है? तो बात दोनों तरीके से सोचनी चाहिए। देन भी उसके बाद उन्होंने ये दिखाया कि एक भारी यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया और उसके कारण ये नेगेटिव हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने हमें ये दिखाया कि हमारा जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड कितना है, तो वो सारा आप चीज चेक कर सकते हैं। बाकी बैलेंस शीट में भी जब आप थे, या थोड़ा मैं पीछे ले जाऊं आपको एक बार, बैलेंस शीट यहाँ बेटा, एक मिनट, ये देखें, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश बैंक बैलेंस यहाँ भी आपको दे रखे हैं, यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि भाई पिछले साल के मुकाबले ये चीज जरूर कम हुई है। उसका कारण यही है कि बहुत अच्छा डिविडेंड यहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, बहुत पॉजिटिव लिया लोगों ने इस रिजल्ट को, किसी ने बुराई नहीं की है इसकी अभी तक। तभी मैंने सोचा कि भाई मैं आपको इसकी वीडियो दिखा दूं कि हर जगह चर्चा हो रही है, तो हमने एक दिन पहले ही रिकमेंडेशन टाइप डाली थी। अब वो आपने देखा था एक्सेप्शनल आइटम थी एक, उसके बारे में नोट आ गया बेटा, इसके लिए भी नॉलेज लें। कंपनी ड्यूरिंग द ईयर हैज एक्सपेंस ऑफ ऑल द पेमेंट towards the deposit of national calamity contingent duty NCTD and applicable education cess इस ईयर में has expense of the payment made towards this 31 मार्च 2015 में together with the interest penalty for this। ये कहता है जी इस पीरियड का था, pursuant to the order of honorable high court on 9 अक्टूबर that the levy of NCCD is out of the preview exemption granted अंडर द स्कीम ऑफ इंसेंटिव फॉर इंडस्ट्री इन उत्तराखंड। तो कहता है कि भाई इस तरह 2014-15 में कोई केस हुआ, तो उसमें हमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि वो एग्जम्पशन नहीं है, तो फिर वो हम पे किए। इन द प्रीवियस ईयर प्रिजुएंट टू द स्पेशल लीव पिटिशन फाइल्ड बाय कंपनी, ऑनरेबल हाई कोर्ट वाइड इज जजमेंट डेटेड दिस डेट had held companies not liable to pay NCCD
एंड दिस जो सेसोस होता है उस पे सेट असाइड द ऑर्डर्स ऑफ द डिवीजन बैंक ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड। सुप्रीम कोर्ट ने कहता है जी अब वो उत्तराखंड के हाई कोर्ट ने जो रूलिंग दी थी कि आप ये ड्यूटी जमा कराओ उसको क्वाश कर दिया, खत्म कर दिया। अकॉर्डिंगली द कंपनी रिवर्स द चार्जेस ऑफ 342 करोड़ एज एन एक्सेप्शनल आइटम इन प्रीवियस ईयर and has disclosed the corresponding amount in balance sheet as deposit receivable from government. During the year, company received the refund from the excise authorities. तो इन्होंने बताया कि ये हमने खर्चा बुक किया था, फिर बाद में केस लड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई वो चीज़ तो आपकी वापस होनी चाहिए, तो कहता फिर वो हमने अब रिवर्स कर दिया है और अकॉर्डिंगली हमें उसका रिफंड भी मिल गया है। जब हम इसके P&L को देख रहे थे, यहाँ से हमें एक मिनट पीछे जाना चाहिए, ये देखें, ये एक्सेप्शनल आइटम आपके पास आ रही थी, बट आप ध्यान पूरा बनाना कि जो लोग खास तौर पे अपने सीए दोस्त नहीं है, ये देखें हमारा ये प्रॉफिट था 151533। फिर उसके बाद था एक्सेप्शनल आइटम जिसपे लिखा था नोट 342। वो ध्यान से देखियो, कई बार ब्रैकेट लगी होती है। अब वो ब्रैकेट कोई खर्चा नहीं है, खर्चा तो पहले हुआ था, वो अब वो वापसी हुई है। तो इन्होंने क्या किया, 1533.86 में, समझ गए आप सारे, उसको जोड़ दिया गया 342 को, और उसके बाद आपका प्रॉफिट 1875 कुछ हो जाता है। बट ये आम चीज नहीं है, ऐसा कभी कभार होता है कि पहले आपने एक ड्यूटी जड़ी है वो जमा नहीं कराई, हाई कोर्ट ने कहा जमा कराओ, जमा कराओ, फिर उसके बाद क्या हुआ, तारीख पे तारीख सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको ड्यूटी वापस कर दी जाएगी, तो अब हमने उसे इनकम में दिखा दिया, बात खत्म होगी। तो ये चीज ऐसा नहीं है कि जो हम इसकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग इसको लेके चले। तो उन्होंने क्या किया कि अब हमारे जो एएस हैं वो बड़े स्ट्रांग होते हैं। अब जैसे ये देखें, अब हमारा इस बार ये देखें आप थोड़ा सा, एक मिनट बेटा यार, ये हटा पहले ड्रॉ वाला, ये देखें जी, ये हमें इसकी एडजस्टमेंट इन्होंने यहाँ भी करके दिखाई है। जैसे आप इस क्वार्टर में देख रहे हैं कि यहाँ ये एडजस्टमेंट करके दिखाई है, 31 मार्च 2019 ऑडिटेड, देख रहे हैं कि नहीं पिछले साल में, और उसके बाद यहाँ भी एडजस्टमेंट करके दिखाई है। अब इन्होंने ये दिखाया बेटा, अगर आप पिक कर पा रहे हो, क्योंकि सारे हमारे सीए नहीं बैठे यहाँ पे, कि ये पिछले साल को बढ़ाया यहाँ से, बहुत ध्यान से देखना, ताकि वो दैट थिंग रिलेट्स टू दी अर्लियर ईयर्स। 14-15 का मामला था, इस साल उसका वर्डिक्ट आया, तो उन्होंने उसे करंट ईयर की इनकम में नहीं लिया, पिछले साल की इनकम में एडजस्ट किया, ताकि कंपैरिजन सही तरीके से हो सके, क्योंकि खर्चा पिछले सालों में बुक हुआ था, तो इनकम भी किसकी बनेगा, पिछले सालों की। तो पिछले साल ये सपोर्ट लेके भी अगर देखें तो पिछले साल दिखा पाते हैं प्रॉफिट 6703 का, और इस साल ने 6580 दिखाया। बहुत बढ़िया जी, ये चीज मेरे को पक्का थी कि मैं आपको बताऊं, ताकि आपका भी ये इंटरेस्ट डेवलप हो कि हमने इन कंपनियों के बारे में पढ़ना है, जानना है। फिर उसके बाद जी इनकम टैक्स लॉ में ना एक ऑप्शन सी आई थी लो टैक्स रेट की, इसके बारे में भी इन्होंने हमें बता दिया कि हमने वो ऑप्शन ले ली है। फिर उसके बाद जी 5वां पॉइंट, थोड़ा कोविड की बात हो रही है यहाँ पे, इस पे भी ध्यान दें। कंपनी हैज कंसिडर्ड द पॉसिबल इफेक्ट दैट मे रिजल्ट फ्रॉम ग्लोबल हेल्थ पेंडेमिक कोविड-19 ऑन इट्स ऑपरेशन। कहता कंपनी ने इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते वक्त उन सब चीजों का ध्यान रखा जो कोविड के कारण उन पे असर हो सकता है, उनके बिजनेस मॉडल पे असर हो सकता है, उनके बिजनेस पे असर हो सकता है। In developing the exemption relating to the possible future uncertainty in the economic condition because of this pandemic, company at the date of approval of the statement has used internal sources of information and market basis. Financial statements बनाते वक्त P&L और बैलेंस शीट बहुत assumptions, uncertainties, बहुत चीजें होती हैं जिसपे आपको एक व्यू लेना होता है। तो इन्होंने क्लियर किया है कि हमने कोविड को अपने दिमाग में रखा है कि इकोनॉमिक कंडीशंस इसके कारण खराब होने वाली हैं, उसके अकॉर्डिंग जहां भी कोई प्रोविजनिंग एस्टिमेशन जो भी करना है वो किया गया है। देन उसके बाद जो हमें डिविडेंड की बात ये दोबारा सुना रहे हैं, वो बात आप अच्छी तरह जानते हैं कि डिविडेंड और नहीं दिया जाएगा। देन उसके बाद बताया जा रहा है कि रिजल्ट्स को ऑडिट कमेटी और डायरेक्टर्स ने अप्रूव किया हुआ है, चलो अच्छी बात है। उसके ऑडिटर साहब आ जाते हैं। ऑडिटर साहब अब क्या कहना चाहते हैं? सर ऑडिटर साहब ना बहुत लंबी लंबी बातें कई बार कर देते हैं, मैं एक ब्रीफिंग सी कर देता हूँ। ऑडिटर क्या कहता है, इन आवर ओपिनियन एंड टू बेस्ट ऑफ आवर इंफॉर्मेशन
द स्टेटमेंट प्रेजेंटेड इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ लिस्टिंग रेगुलेशन गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू, बस यही चाहिए था, कोई क्वालिफिकेशन तो नहीं है ना। अब उसके बाद कुछ कहानी है जो उन्होंने लिखी है कि हमने क्या क्या इसमें एएस लगाए हैं अपने ऑडिट को कंडक्ट करते वक्त, वो बातें जी बेटा बहुत लंबी हो जाएंगी और शायद इस वक्त के साथ रिलेट ना कर पाए। उसके बाद जी हमारी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ जाती है। इनकी कोई ज़्यादा बड़ी सब्सिडरीज नहीं है तो इसमें कोई ज़्यादा उछाल टाइप नहीं आपको दिखेगा, बट फिर भी आपके सामने है कि जैसे वहाँ स्टोरी थी वैसी ये भी स्टोरी दी हुई है। इसमें भी आपको Q4 जो है जिसका बहुत चिंता होती है सबको बिकॉज ऑफ कोविड, वो इतना कोई बुरा नहीं दिखाई दे रहा इसके अंदर भी। देन उसके बाद जी हमें इन्होंने सेगमेंट रिपोर्टिंग करके दिखाई थोड़ी, क्योंकि जिस तरह कोई भी बिजनेस होता है ना उसमें अलग अलग प्रोडक्ट या सर्विसेज होती हैं जो हम अपने कस्टमर को दे रहे होते हैं, तो सेगमेंट वाइज कमाई कितनी हुई है। अब जैसे कह रहे हैं जी सेगमेंट रेवेन्यू कमाई, ऑटोमेटिव्स मतलब कि जो व्हीकल्स वगैरह जो ये बेचते हैं, टू व्हीलर थ्री व्हीलर्स, इन्वेस्टमेंट्स उनसे रेवेन्यू। अब ऑटोमेटिव में कितना फायदा, इन्वेस्टमेंट में कितना फायदा, सब बताया। फाइनेंस कॉस्ट क्या है, फिर ऑटोमेटिव में क्या एसेट्स की वैल्यू है, इन्वेस्टमेंट्स में कितनी है, फिर कुछ कॉमन एसेट होते हैं जिन्हें अनएलोकेबल कहते हैं, सेगमेंट वाइज लाइबिलिटीज। तो नेचुरल है यार, कंपनी अब ऑटो सेक्टर को बिलोंग करती है तो मेन उनकी कमाई ऑटोमेटिव से ही आनी है। इन्वेस्टमेंट से भी ठीक ठाक जो सरप्लस फंड है उससे इनकम जनरेट हो रही है, जो कि हमने कैश फ्लो में भी देखा था। देन देयर इज कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट विच इज गिवन, ठीक है जी, उसको भी आप देख सकते हैं। क्योंकि इसमें कोई ज्यादा बड़ी सब्सिडरी वाला झंझट नहीं है तो मैं कंसोलिडेटेड पे इतना टाइम नहीं लगवा रहा आपका। हाँ जी, फिर एंड करते करते सर यही बताना चाहेंगे कि शेयर बहुत बढ़िया है, नतीजे अच्छे आए हैं, पर एक बात मैं अलर्ट कर दूं, जेडे अगले 3 महीने अप्रैल मई और जून के, इसमें बड़ी बड़ी कंपनियों के भी बाजे बजने हैं। एक बात होनी शुरू होगी है, कंपनियां ये कहने लगी है कि फर्स्ट क्वार्टर मतलब अप्रैल मई जून और उसके बाद जुलाई अगस्त सितंबर को जोड़ ही दो, हमें 6 महीने के रिजल्ट निकालने दो, 3 महीने के नहीं निकालने। कंपनियां भी डर रही हैं, जैसे बच्चे कहते हैं पेपर रहने ही दो, इकट्ठे ही ले लेना, आज टेस्ट रहने ही दो। कंपनियां भी ऐसे कह रही है कि हम ये 3 महीने दिखाना ही नहीं चाहते लोगों को, पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा अभी नहीं पता। तो भैया अगर आप इस शेयर को इस वक्त खरीद रहे हैं, ध्यान रखें कि लंबे समय के लिए रखें, फिर कि हो सकता है वो रिजल्ट बेकार आए और ये गिरे भी, या वही स्ट्रेटजी रखें, क्वांटिटी फिक्स कर लो कि मुझे इसके 10 खरीदने या 20 खरीदने, जहां जहां गिरे वहां वहां खरीदते जाओ। अच्छा शेयर है सर, डिविडेंड वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट था, अच्छा डिविडेंड देते हैं और अभी वो डिविडेंड वाला टैक्स बंद होने वाला है तो उसका इफेक्ट भी लॉन्ग रन में इन्वेस्टर की तरफ आएगा, डिविडेंड इनकम बढ़ेगी। फिर जो आपको लगता है डिविडेंड टैक्सेबल कर दिया, तो जो आप एफडी करते हो उसका इंटरेस्ट भी तो टैक्सेबल है भाई, तो उसमें क्या कर दिया फिर, ठीक तो है। ठीक है भाई, इस पे एनालिसिस को क्लोज करते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं जल्दी ही, ओके जी।